अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। वेलकम टू लर्न यू वांट। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगा वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1873। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यह बेसिकली बीकॉम, एलएलबी और एमबीए और भी बहुत से स्टूडेंट के लिए। तो होपफुली आप लोगों इंजॉय करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँगा आप लोगों का। सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको समझाऊंगा कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। फिर डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझाऊंगा कि डेफिनेशन क्या है और क्या कहना चाहती है। एग्जाम्पल से आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट समझाऊंगा, एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट समझाऊंगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट और सबसे लास्ट में काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में ये कहना क्या चाहता है, इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाज इनेक्टेड ऑन 1 September 1872 फॉर द पर्पस टू रेगुलेट द all the agreements and contracts to save the right of the party of such agreement or contract taking place in subcontinent ruled by British। इसका मतलब ये है कि 1872 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1 सितंबर 1872 को ये इनेक्ट हुआ था। इसका पर्पस क्या था, जो एग्रीमेंट हो रहे हैं कहाँ पे, सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे पार्टीज के राइट को सेव किया जाए ताकि हर कोई इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर सके और कोई भी इशू क्रिएट ना हो। डेफिनेशन समझ लेते हैं, कहता क्या है। सेक्शन 2 है और सब सेक्शन एच है इसका कॉन्ट्रैक्ट का। ये कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। फिर इसमें सेलमेंट भी अपनी डेफिनेशन देते हैं, एक बहुत ही बड़े राइटर्स हैं लॉ के। ये कहते हैं एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। उसकी फिर दो कंडीशन ये है कि एग्रीमेंट होना चाहिए और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ये किस्म का एग्रीमेंट होता है, लेकिन कौन सा एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो कानून की नज़र में उसको कानून लीगल माने। अगर वो लीगल नहीं होगा तो वो एग्रीमेंट तो हो सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और फिर सालमर भी यही कहते हैं कि ये क्या करता है, ये एग्रीमेंट जो है वो ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज जो है वो दो पार्टी के दरमियान क्रिएट करता है। तो कंडीशन भी यही कहती है कि एक तो एग्रीमेंट हो और सेकेंडली ये एग्रीमेंट जो हो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। इसकी बहुत सिंपल सी बात हम इस तरह कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दो चीज़ों पे बेस करता है। एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। इसमें कोई भी ऐसी डाउट्स नहीं हो जो कानून की नज़र में इलीगल हो। अगर ऐसी कोई भी लॉ या ऐसी कोई भी चीज़ बीच में आ जाएगी जो लॉ की नज़र में इलीगल है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा बल्कि एग्रीमेंट पे ही ख़त्म हो जाएगा, या फिर हम इसे वॉइड एग्रीमेंट कह देंगे। हम आगे जाके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। कहता है मिस्टर अली ऑफर्स फॉर मैरिज टू मिस आलिया, शी एक्सेप्ट द प्रपोजल एंड बोथ आर मैरिड ईच अदर। इसका मतलब किसी को शादी के लिए प्रपोज करना और उसका वो एक्सेप्ट कर लेना तो ये लीगल है। आपकी शादी जो होती है, वो जो निकाह होता है वो रजिस्टर होता है, क्योंकि इसको फॉरेन कंट्रीज में कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा जाता है जहाँ पे दोनों पार्टीज का एग्री होना ज़रूरी है और कानून की नज़र में जायज़ है, इसलिए इसको आप कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल में ले सकते हैं। फिर दूसरी एग्जांपल अहमद की है। अहमद ऑफर्स टू सेल हिज कार फॉर ₹10 लाख टू असलम। असलम एक्सेप्ट द ऑफर एंड सेल हिज कार टू अहमद। तो उन्होंने भी यही किया कि अहमद को ऑफर दी गई किसकी तरफ से, असलम की तरफ से, गाड़ी बेचने की। कितने की, 10 लाख रुपए की। असलम इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो इसी के बाद वो कार जो है वो अहमद की हो जाती है। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो इसका मतलब दोनों जो तरफ की पार्टीज हैं उनका प्रपोजल को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में और दोनों ने बगैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती को उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल्स हैं। अब एग्रीमेंट की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो एग्रीमेंट का जो है ये सेक्शन 2 है और सब सेक्शन ई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1872 का। इसमें कहता क्या है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच पार्टी। ओके, इसमें मैंने कंसिडरेशन को अंडरलाइन किया है, इसको समझाता हूँ। पहले आगे कंडीशंस भी देख लेते हैं। कंडीशन फॉर एग्रीमेंट, इसकी दो कंडीशन है, एक होना चाहिए प्रॉमिस, सेकंड इसमें कंसिडरेशन होना चाहिए। तो प्रॉमिस का मतलब है वादा करना। आप जब भी किसी से कोई वादा कर देते हैं, चाहे ओरल में हो या रिटर्न में हो, बेसिकली वादा ओरल में ही होता है। ओके, तो ये जो वादा होगा
ये क्या होगा, ये एग्रीमेंट बन जाएगा। कंसिडरेशन का क्या मतलब है? कंसिडरेशन का मतलब है कि वो चीज़ जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट हो रहा है, मीन्स मैं अपने दोस्त से एक वो करता हूँ, एग्रीमेंट करता हूँ कि तुम मुझे मोबाइल दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ओके, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? मोबाइल है। मीन्स मेरे लिए जो कंसिडरेशन बन गई वो मोबाइल बन गई, और मेरे दोस्त के लिए जो कंसिडरेशन बन गई वो पैसा बन गया। और एग्रीमेंट में कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो ना ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ना ये एग्रीमेंट होगा। ओके, अब आ जाते हैं एग्जांपल्स की तरफ एग्रीमेंट की। तो इसमें लिखा है, वलीद इनवाइट्स हिज फ्रेंड इन मैरिज पार्टी एट हिज हाउस। His friend does not attend the party. Walid cannot ask for the compensation because this agreement is not enforceable law by law. ओके, तो इसका मतलब ये है कि एक मेरे जो वलीद हैं, इन्होंने अपने दोस्त को मैरिज पार्टी पे बुलाया और वो नहीं आए, तो कल को ही उनको ये नहीं कह सकते कि जुर्माना दो, क्योंकि ये उनकी मर्जी है उनके फ्रेंड की कि वो आए ना आए, क्योंकि एग्रीमेंट है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आना ज़रूरी है, अगर नहीं आएंगे तो कंपनसेट करना पड़ेगा उनको, ऐसा नहीं होता। ओके, और फिर दूसरी एग्जांपल है, खान प्रॉमिस टू मी इफ पाकिस्तान विन द मैच सो ही विल give his mobile phone to me. Pakistan win the match, but he denied to give his mobile. I cannot sue him because it is just a promise. अब मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया कि जैसे ही अगर पाकिस्तान अब मैच जीत जाता है तो वो अपना मोबाइल मुझे दे देंगे। पाकिस्तान जब मैच जीता और मैंने उनसे मोबाइल की डिमांड की, तो उन्होंने आगे से डिनाई कर दिया, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। अब मैं उनको अदालत में नहीं घसीट सकता क्योंकि ये उनकी तरफ से प्रॉमिस था। ओके, तो प्रॉमिस जो है वो एग्रीमेंट है। और अब जो अगला सवाल उठता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कि कह रहे तो ये हैं कि एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे एग्रीमेंट के उस पर तो सू किया नहीं जाता। तो अब ये डिफ्रेंशिएट में समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और किस वजह से एग्रीमेंट जो है उस पर सू नहीं किया जा सकता, ये आगे समझ। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो डिटेल्स में जब जाते हैं तो इसमें कहते क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एग्रीमेंट एंड लॉ एक्सेप्ट इज एज एग्रीमेंट लीगल। ओके, इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना ज़रूरी है? एक तो एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, और दूसरा लॉ की नज़र में उसका लीगल होना ज़रूरी है। अगर उसमें कोई गैर कानूनी बात होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा लॉ की नज़र में। तो इसका मतलब है आप दोनों पार्टीज के खिलाफ कार्रवाई तो होगी, लेकिन कोई भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकता किसी भी पार्टी से। फिर एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एग्रीमेंट मीन्स प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस। इसका मतलब प्रॉमिस होना चाहिए और सेट ऑफ प्रॉमिस होना चाहिए। पूरा करना या ना करने की डिमांड नहीं है एग्रीमेंट में। ओके, इसलिए तो कहा जाता है कि इट इज स्टेटेड दैट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो एग्रीमेंट जो है वो बेस है कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एग्रीमेंट्स हो वो हों आपके कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अगर जैसे सपोज मैं एक अपने दोस्त से वादा करता हूँ कि मैं उसके लिए चांद तोड़ के ले आऊँगा, तो ये एग्रीमेंट तो है लेकिन ये इम्पॉसिबल चीज़ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ओके, तो एग्रीमेंट में इम्पॉसिबल का वर्ड आता है, इसलिए जिस चीज़ में भी इम्पॉसिबल का वर्ड आ जाएगा वो चीज़ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकी, या उसमें कोई क्राइम अगर आ गया तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है इसको समझना, और ये दोनों का डिफरेंशिएट है। ओके, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के काइंड्स कितने हैं? तो इसमें सबसे पहले जो काइंड है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। पहले पढ़ लेते हैं फिर समझ लेंगे। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मींस कॉन्ट्रैक्ट जो है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो इसमें यही डिमांड है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए और एक एग्रीमेंट होना चाहिए जो लॉ की नज़र में लीगल हो। तो ये पहली काइंड है जिसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सेकंड इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, void is an agreement which is not enforceable by law। void का क्या है कि ये एग्रीमेंट तो है लेकिन इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ओके, जस्ट सपोज दो चोर हैं, वो मिल के चोरी करते हैं, एक पैसे लेके भाग जाता है, तो दूसरा अगर उसके खिलाफ कोर्ट भी जाएगा तो कोर्ट दोनों को पकड़ के जेल में तो डाल देगी, लेकिन एक चोर को ये नहीं कहेगी कि दूसरे चोर का हिस्सा दो। ओके, तो ये एग्रीमेंट तो हुआ लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें इलीगल काम हुआ था, इसलिए ये वॉइड हो गया। वॉइडेबल को समझ लेते हैं। वॉइडेबल एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स पार्टी। इसका मतलब ये है कि वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये हमेशा एक पार्टी पे इसका इन्हिसार होता है। ओके,
कि वो इसको या तो वॉइड कर सकती है या वैलिड कर सकती है। ये दोनों जो हैं ये एक ही पार्टी पे डिपेंड करता है। ओके, जैसे सपोज मैंने अपने दोस्त से आईफोन 11 मैक्स लिया। ओके, लेकिन वो मोबाइल जब वो मुझे देने के लिए आ रहा था तो वो चोरी हो गया। अब उसके पास उससे एक एडवांस वाला मोबाइल आईफोन मौजूद था। तो वो मुझे कहता है कि आप ऐसा करो, मेरा जो मोबाइल है वो तो गुम हो गया, आप ये ले लो। तो अब यहाँ पे मेरे ऊपर है कि अगर मैं इनकार कर देता हूँ तो ये तो फिर वॉइड हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर ये मैं मान लेता हूँ और वो मोबाइल ले लेता हूँ तो वैलिड हो गया। तो इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा था? मुझ पे डिपेंड कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं या तो इसको वॉइड कर दूँ या वैलिड कर दूँ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सी वीडियोस लेके आऊं ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा कर सकूं और अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर सकूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।